प्रिय छात्रों, अब आज के प्रैक्टिस सेट में हम आपको सॉल्व करा रहे हैं मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन। अब मूल अधिकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, जिस पे भिन्न भिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके संबंध में आप लोग देख लीजिए। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग अपने से सेल्फ स्टडी करते हुए इसको सॉल्व कर सकें। बाकी तो मैं सॉल्व आप लोगों को कराऊंगा ही। तो मेरा कहना है कि आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से हल करने की या सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद आंसर आपके सामने तो रहेगा ही। अब पहला क्वेश्चन आपका है कि संविधान में मूल अधिकार का वर्णन है। तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है और इसी भाग 3 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। जबकि भाग 4 में आपके नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका और भाग 6 में आपका राज्य कार्यपालिका संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि मूल अधिकार का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, मतलब किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। तो मूल अधिकार का जो वो उल्लेख है वो आपका संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। जैसा कि संविधान का भाग 3 और इस भाग 3 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान का भाग 4 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक। और बाकी ये नागरिकता वाले चैप्टर से संबंधित और ये जो आपका है संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित वो अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन आपका कि मूल अधिकार होते हैं, मतलब मूल अधिकार क्या वाद योग्य होते हैं या फिर वाद योग्य नहीं होते, लचीले होते हैं या कठोर होते हैं। तो इसमें यह है कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, मतलब कि वाद योग्य का मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि वाद योग्य का मतलब क्या होता है। तो वाद का इंग्लिश होता है केस। वाद का मतलब केस, और ये जो केस है मतलब कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप उस मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए न्यायालय में आप केस दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूल अधिकार हमेशा क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि मौलिक अधिकार क्या किए जा सकते हैं, किस कंडीशन में निलंबित किए जा सकते हैं। यहाँ पर शब्द क्या है, निलंबित। तो इसमें कभी भी निलंबित, क्योंकि हर आपके ऑप्शन में निलंबित शब्द आया हुआ है, ठीक। अब इसी पे आपको करेक्ट आंसर देना है। तो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो जाते हैं, तो ये भी एक तरीके से आपका गलत ऑप्शन है। केवल मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो होता है वो आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। जब इमरजेंसी लागू होता है तो उसी इमरजेंसी के तहत आपका आपातकालीन जब लागू होता है तो अनुच्छेद 358 और 359 के तहत आपातकाल में ही मूल अधिकार क्या किए जाते हैं, सस्पेंड या निलंबित कर दिए जाते हैं। मूल रूप से मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। मतलब मूल रूप से हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की कुल संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में आपका मूल अधिकारों की संख्या 6 है। जिसमें आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि वो जो 7वां मूल अधिकार है उसको किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया। तो इसको बल्कि और हम डिस्क्राइब करेंगे अगले क्वेश्चन में कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, और जब हटाया गया तो 7 से इनकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अगला क्वेश्चन कि समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में वर्णित है, और वो 5 अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक वर्णित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, और इसी 14 से 18 में 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है। एक जगह पे हमने एक क्वेश्चन के रूप में देखा कि किसी परीक्षा में ये पूछा था कि समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है या कितने अधिकार दिए गए हैं। तो उसी
समानता के अधिकार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। और इस 14 से 18 तक में कुल कितने अनुच्छेदों में क्लासिफाइड किया गया है, तो 5 अनुच्छेदों में। तो इस तरीके से समानता के अधिकार का जो विस्तार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। और इसी अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। और ये कानून का समान संरक्षण, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि ये कानून का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका के संविधान से इस शब्द को ग्रहण किया गया है, अमेरिकी संविधान से ग्रहण। तो इस पे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदर्शित किया गया है। 8वां क्वेश्चन कि कौन सा मौलिक अधिकार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि समानता के अधिकार का वर्णन 14 से 18 तक में है, और इस 14 से 18 में जो समानता का अधिकार दिया गया है इसमें किन किन अधिकार को शामिल किया गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो पहला आपका हो गया कानून के समक्ष समानता, दूसरा सामाजिक समानता, तीसरा अवसर की समानता, जबकि आर्थिक समानता का उल्लेख समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। 9वां क्वेश्चन आपका बनता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अस्पृश्यता का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। इसी अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहा जाता है, और ये जो छुआछूत है जिसको इंग्लिश में अनटचबिलिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये अस्पृश्यता का अंत जो है संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अब इसी अनुच्छेद 17 के अनुपालन में अनेक अधिनियम का निर्माण किया गया कि अस्पृश्यता किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस अस्पृश्यता के निवारण हेतु या अनुच्छेद 17 के अनुपालन करने हेतु अलग अलग अधिनियम का निर्माण किया गया, जो मूल अधिकार चैप्टर में हमने आप लोगों को उस अधिनियम का मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से अधिनियम अस्पृश्यता से संबंधित लाए गए। तो उसको आप लोग वहाँ से टच कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन कभी कभार ये एक तरीके से पूछ देता है कि छुआछूत के निवारण करने हेतु किन चीज़ों का योगदान आवश्यक है। तो छुआछूत के निवारण करने हेतु अगर भारत सरकार अधिनियम का निर्माण करती है तो उस अधिनियम के तहत छुआछूत पर कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साथ अगर शिक्षा का अभाव है तो उस लोकेलिटी में या उस समाज में छुआछूत का अनुपालन ज़्यादा दिखाई देता है। तो एक तरीके से अगर हम शिक्षा के रूप में इसको विकसित करें तो उस कंडीशन में छुआछूत संबंधी प्रावधान समाप्त किए जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक तरीके से कंसेप्चुअल होते हैं जो आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पर देने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन 10वां है कि विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से ली गई है। विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। तो ये किस देश के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। जैसा कि हमने बताया कि अनुच्छेद 14 में आपका कानून के समान संरक्षण संबंधी प्रावधान अमेरिका से, और इसी अनुच्छेद 14 में एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो शब्द कौन सा है, विधि के समक्ष समानता। तो इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि समान संरक्षण किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से, और विधि के समक्ष समानता शब्द किस देश के संविधान से, तो वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11वां, स्वतंत्रता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में वर्णित है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका 19 से 22 तक दिया गया है, और इस 19 से 22 में आपके
4 अनुच्छेद शामिल होते हैं। आपका आर्टिकल 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया और 22। तो इस तरीके से स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कुल कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा आपका 4 अनुच्छेदों में वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपका होता है 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां कि अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता, यहाँ शब्द क्या आया है कि स्वतंत्रता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में वर्णित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका 19 से 22 तक में वर्णित है। और इस 19 से 22 तक में कुल कितने अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? तो 4 अनुच्छेद में स्वतंत्रताएं वर्णित की गई हैं। अब इसी 19 में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 19 में आपकी कुल मिलाकर के 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें आपका पहला हो जाता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है आपका सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है आपका संचरण करने की स्वतंत्रता और पांचवा है आपका हो जाता है निवास करने की स्वतंत्रता और छठा हो जाता है व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसको याद करने के संबंध में ट्रिक हमने आपको मूल अधिकार वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि किस तरीके से इसको कहानी के अनुसार इसको बना करके आप 6 स्वतंत्रताओं को क्रमानुसार याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल की गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में शामिल की गई है और इसी अनुच्छेद 19 में आपका प्रेस की स्वतंत्रता हो गया और इसी प्रेस की स्वतंत्रता को भारत का चौथा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और इस फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो एडमंड बर्क के द्वारा किया गया था। एडमंड बर्क ने सबसे पहले मीडिया या प्रेस को चौथा स्तंभ के रूप में स्वीकार किया। और इसी प्रेस की स्वतंत्रता को किस वाद के अंतर्गत शामिल किया गया? ये आपका क्वेश्चन बनता है एसआई लेवल वगैरह में जो मूल विधि दिया गया रहता है टॉपिक सिलेबस में, उसी मूल विधि वाले टॉपिक में ये पूछ देता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस वाद के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) क में शामिल की गई? तो ये आपका है साकल पेपर्स लिमिटेड, साकल पेपर्स लिमिटेड। और इसी साकल पेपर्स लिमिटेड के केस में आपका चतुर्थ स्तंभ के रूप में प्रेस को शामिल किया गया। उसके बाद से 14वां क्वेश्चन आपका बनता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वाक का मतलब पहले जान लीजिए कि वाक का मतलब होता क्या है। तो वाक का मतलब होता है बोलना और अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचारों को व्यक्त करना। तो एक तरफ तो हमारा अनुच्छेद 19(1) क हमको बोलने और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि हम कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं या कुछ भी अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं? नहीं। संविधान का अनुच्छेद 19(2), संविधान का अनुच्छेद 19(2) इसी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। और इस 19(2) को समझने के लिए आपको फिर से मूल अधिकार वाले चैप्टर में जो हमारा फुल्ली वीडियो चैप्टर वाइज पढ़ा हुआ है उसी में हमने इसको डिस्क्राइब किया है कि अनुच्छेद 19(2) या अनुच्छेद 19(1) क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसको आप लोग वहाँ से मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 के बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा पढ़ ही चुके कि 19 जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19 तो होगा नहीं। उसके बाद से अनुच्छेद 20 जो है वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद से 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और उसके बाद से अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 20 जो है वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और ये 20 में ही ये कहा गया है कि किसी भी अभियुक्त को किस तरीके से आपका संरक्षण प्रदान किया जाए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16
और 16 में किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20(3). और इसी 20(3) में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, किसी भी अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20(3). मतलब किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध, अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, या अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि साक्ष्य या सबूत इकट्ठा करना किसका काम होता है? तो साक्ष्य और सबूत इकट्ठा करना ये पुलिस का काम होता है। तो किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20(3) में है। अगला क्वेश्चन 17वां कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा का प्रावधान। अब यहाँ पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो अनुच्छेद 22। और इसी अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ उसके गिरफ्तारी के कारण को बताया जाना चाहिए, और उसके साथ साथ वह अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार रखता है। तो आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में दिया गया है। तो सीधे सीधे अनुच्छेद 23 कट गया, अनुच्छेद 24 कट गया। अब 25 से 28 के बीच में आपका जो आर्टिकल 25 है, उसी आर्टिकल 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि किसी भी दशा में सिख 6 इंच से अधिक का कृपाण अवधारण नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हुआ। उसके बाद से 19वां है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया? तो जैसा कि अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन कराया था कि मूल रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, मूल रूप से कुल कितने स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। तो मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था उस समय कुल अनुच्छेदों की संख्या, कुल मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, और उस 7 में एक आपका संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था, और उस संपत्ति के मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया? उसे हटा दिया गया। और ये जो संपत्ति का मूल अधिकार है ये किस अनुच्छेद में वर्णित था? तो अनुच्छेद 19(4) में वर्णित था, और अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जिसको कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे हटा दिया गया। और जब हट गया तो इस तरीके से वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 किस आधार पर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अभी जैसा कि हमने बताया कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1) क में दी गई है। तो उस कंडीशन में हम कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध लगाया गया है। अगर हमारे बोलने से भारत की एकता और अखंडता प्रभावित होती है तो मेरे बोलने पर रोक लगाई जा सकती है। अगर मेरे बोलने पर लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तो उस कंडीशन में मेरे बोलने पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा है कि अगर मेरे किसी स्टेटमेंट से न्यायालय का अपमान होता है तो उस कंडीशन में भी हमारे बोलने पर रोक लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन आपका क्या है? उपरोक्त सभी। तो इन सभी आधारों पर अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उस पर रोक अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत लगाई जा सकती है। 21वां क्वेश्चन कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित है।
जबकि अनुच्छेद 22 के बारे में भी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। उसके बाद से अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार को प्रावधानित करता है। तो इस तरीके से प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 22 जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो किस अनुच्छेद में इस शब्द का प्रयोग किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वर्णित है। तो आर्टिकल किस अनुच्छेद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वर्णित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, क्योंकि 23 में जो है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद से 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और अनुच्छेद 27 जो है वो आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। 23वां क्वेश्चन आपका हो जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान को प्रस्तुत करता है। और दैहिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दैहिक का मतलब होता है शरीर। तो जितनी भी स्वतंत्रताएं शरीर से संबंधित हैं वो सभी किस में आ जाएंगी? आर्टिकल 21 में। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति विवाह करता है तो उसके प्राइवेट लाइफ या उसके शरीर से संबंधित होता है, इस कारण से वो आर्टिकल 21 में शामिल हो जाएगा। इसी तरीके से विदेश जाने का अधिकार है, उसके बाद से प्राइवेसी रखने का अधिकार है, उसके बाद चिकित्सा पाने का अधिकार है। तो ये सभी हमारे किससे रिलेटेड हैं? ये सभी हमारे शरीर से रिलेटेड हैं। तो शरीर से रिलेटेड संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 21। तो विवाह करने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो आर्टिकल 21 में दी गई है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि कौन सा अधिकार संविधान में मूल अधिकार है? तो ऑप्शन है सूचना का अधिकार, और सूचना का अधिकार जो है वो हमारे संविधान में मूल अधिकार के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। इसके संबंध में एक अलग अधिनियम का निर्माण किया गया जिसे RTI एक्ट के नाम से जाना जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और ये RTI एक्ट किस सन में भारत आया था? तो ये आया था 2005 में। उसके बाद से काम का अधिकार, ये भी हमारे मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल नहीं है। उसके बाद से आपका शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार, तो मकान का भी अधिकार हमारे मूल अधिकार में नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? शिक्षा का मूल अधिकार। और ये जो शिक्षा का मूल अधिकार है ये आर्टिकल 21 क में स्थापित किया गया। प्रारंभ में या मूल रूप से ये शिक्षा का मूल अधिकार हमारे अनुच्छेद में शामिल नहीं था। बाद में आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और इसी 2002 के तहत इस शिक्षा के मूल अधिकार को किस आर्टिकल में स्थापित किया गया? तो आर्टिकल 21 क में स्थापित किया गया। उसके बाद से कभी कभार ये भी पूछता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनकर कब तैयार हुआ? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आपका 2009 में बनकर तैयार हुआ और 1 अप्रैल 2010 को यह लागू किया गया। 25वां क्वेश्चन आपका कि बच्चों के शोषण संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो बच्चों के शोषण संबंधी अधिकार आपका अनुच्छेद 24 में वर्णित है और इसी अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरनाक पूर्ण कार्यों में नियोजित या उसे काम पर लगाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से बच्चों के शोषण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 24 में वर्णित हैं। अब 26वां क्वेश्चन कि कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक पूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक पूर्ण कार्यों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27 कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कौन धार्मिक स्वतंत्रता के अधीन नहीं है? जैसा कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में वर्णित है। अब इस धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल नहीं है?
तो अगर लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य या सदाचार, ये तीनों चीज़ें अगर किसी के धार्मिक स्वतंत्रता से प्रभावित होती हैं तो उस कंडीशन में हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जबकि मानववाद शब्द जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो इस तरीके से लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य या सदाचार अगर किसी व्यक्ति का प्रभावित होता है तो उसके धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि मानववाद इस आर्टिकल 25 में शामिल नहीं है। 28वां क्वेश्चन कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी मूल अधिकार किसमें दिए गए हैं? तो ऑप्शन 14 से 18 है, और 14 से 18 हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इसमें समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। 19 से 22 तक में हमारी आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जबकि 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 29 और 30। जबकि 32 से 35, 32 में जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, और उसके बाद से तो आपका किसी प्रकार के मूल अधिकार का वर्णन 32 के बाद नहीं है। बाकी उसमें 33, 34, 35 में ये दिया गया है कि अगर मार्शल लॉ लागू होता है, सेना विधि लागू होती है, तो किस कंडीशन में मूल अधिकार हमारे निलंबित किए जाते हैं। और 35 में ये कहा गया है कि आपका किसी भी अनुच्छेद के अनुपालन में संसद जो है वो कानून का निर्माण कर सकती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अस्पृश्यता का अंत सीधे सीधे आर्टिकल 17 में कह दिया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, लेकिन उसके आधार का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। तो उसी अस्पृश्यता का अंत करने के लिए आर्टिकल 35 के अंतर्गत संसद जो है किसी नए अधिनियम का निर्माण कर सकती है। तो इस तरीके से ये आपका लगभग मूल अधिकार पे 28 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चूँकि थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है, इस वजह से इस चैप्टर पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपका 2 पार्ट में बनेंगे, जिसमें आपका ये पहला पार्ट लगभग कंप्लीट हमने कर दिया, और इस पे जो बाकी आर्टिकल पे जो क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है वो दूसरे पार्ट में मैं इसको वीडियो के माध्यम से या क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप लोग तैयार करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।